सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले वो कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए? चाहे खेतीहर जमीन यानी एग्रीकल्चरल लैंड हो, या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो, कोई बना बनाया मकान हो, या फिर फ्लैट हो, इनको खरीदने से पहले वो कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करना चाहिए, वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में बात करते हैं और देख लेते हैं कि इस संबंध में आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानकारी है। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी होती है, वो यह है कि जिससे हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है कि नहीं, प्रॉपर्टी का मालिक है कि नहीं। यानी अगर हम इसको डिटेल में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन, दो चीजों का वेरिफिकेशन, सबसे पहले प्रॉपर्टी ओनर का वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन। अब ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी ओनर का और प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ओनर के वेरिफिकेशन की बात करेंगे। प्रॉपर्टी ओनर के वेरिफिकेशन के लिए हम उसकी कोई आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और उसको लेने के बाद फिर उसको वेरीफाई करते हैं। हालांकि इंटरनेट के जरिए आधार नंबर से, वोटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर से और पैन नंबर से सब कुछ क्लियर हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि यह जेन्युइन है या फेक है। अगर वहां से नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो हम अपने संबंधित थाने, यानी जिस थाने का आइडेंटिटी कार्ड है उस व्यक्ति का, जहां पर वो रहता है, तो उस थाने की पुलिस की मदद लेकर के हम ऐसे व्यक्ति को वेरीफाई कर सकते हैं, उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और उसका एड्रेस वेरिफिकेशन। तो ये हुआ प्रॉपर्टी ओनर का, जिससे हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और उसका एड्रेस वेरिफिकेशन, जिससे इस बात के चांसेस ना रह जाएं कि जिस व्यक्ति से हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वह प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के नाम है, किसी अन्य दूसरे या तीसरे व्यक्ति के नाम नहीं है। अब दूसरी बात आती है प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन। प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले यह देखना होता है कि ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है। अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो तहसील से हम 12 सालों का रिकॉर्ड निकला लेते हैं, उसको 12 साला बोलते हैं। किसी भी ऐसे एडवोकेट की मदद लेकर जो कि रेवेन्यू की प्रैक्टिस करता हो, तहसील के अंदर बैठ के मुकदमों को देखता हो, उसकी मदद लेकर हम 12 साल पिछला जाके प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कब कौन कौन रहा है, किस दौरान ये किसको किसको स्थानांतरित हुई है। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वहां से एक एनईसी सर्टिफिकेट बनता है, यानी उसको भी हम 12 साल कह सकते हैं, हालांकि वो 10 साल का होता है। प्रॉपर्टी के पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड निकाल के उसको देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में ये प्रॉपर्टी किसको किसको बेची गई है, किसको किसको ट्रांसफर की गई है। तो इस तरीके से हम तहसील से या रजिस्ट्री ऑफिस से प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें प्रॉपर्टी में यह देखना होता है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदने जा रहे हैं उसमें किसी भी बैंक का कोई लोन तो नहीं है, या वो किसी सरकारी अथॉरिटी द्वारा एक्वायर तो नहीं की गई है। उसके लिए सबसे पहले हमें जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं और जो आवास विकास होता है, हर जिले में इसका कार्यालय होता है। जिस तरीके से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एलडीओ होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए होता है, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एडीए होता है, तो वहां से जाके ये आवास विकास के कार्यालय से जाके नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते हैं। जब हम वहां से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन सरकारी कार्यालयों के द्वारा किसी सरकारी स्कीम के तहत, किसी सरकारी योजना के अंतर्गत इस जमीन को एक्वायर तो नहीं किया गया है। दूसरा, हम बैंक से जाके संपर्क कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में लोन तो नहीं है। हालांकि जो तहसील से खतौनी निकलाई जाती है, भूलेख.com जो उत्तर प्रदेश सरकार की और सारी सरकारों की जो वेबसाइट है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड का सारा डेटा फीड है,
तो उस भूलेख.com से हम खतौनी निकला के ये देख सकते हैं कि इसमें किसी बैंक का लोन है कि नहीं। अगर उस जमीन पर किसी भी बैंक का लोन लिया गया है तो जो खतौनी होती है उस खतौनी में उसकी एंट्री हो जाती है। तो इस तरीके से हम सरकारी कार्यालयों से उसको एक्वायर करने के संबंध में नो ड्यू सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और दूसरा लोन है कि नहीं इस संबंध में भी हम जानकारी कर सकते हैं। अब तीसरी एक जो सबसे अहम बात आती है कि जिस प्रॉपर्टी को हम खरीदने जा रहे हैं उसका फिजिकल मुआयना करना जरूरी है। हाँ दोस्तों, वहां पर जाकर मौके का इंस्पेक्शन करना। मौके का मुआयना इसलिए जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति से हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसी व्यक्ति का कब्जा उस प्रॉपर्टी में है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कब्जा किसी और व्यक्ति का हो। अगर किसी और व्यक्ति का कब्जा होगा उस प्रॉपर्टी में तो उसको कब्जे को खाली कराने के लिए फिर हमें मुकदमेबाजी करनी पड़ेगी और उसमें कई साल लग जाएंगे। तो पहला जो इसका मकसद है फिजिकल इंस्पेक्शन का कि कब्जे को देखना, पोजीशन को देखना कि पोजीशन किस व्यक्ति का है। दूसरा प्रॉपर्टी का मेजरमेंट देखना कि जितने मेजरमेंट यानी जितने बीघा या जितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर यार्ड जितनी बताई गई हो प्रॉपर्टी, स्क्वायर फिट वटेवर जो भी स्थिति हो, जितना नाप तौल उसकी बताई गई है लंबाई चौड़ाई उतनी उस प्रॉपर्टी की है कि नहीं है। उसके दक्षिण में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, यानी जो उसका मैप होता है उसकी जो साइड की पोजीशन होती है उनका पता लगाना। इसके लिए प्रॉपर्टी का जो फिजिकल मायना होता है ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों तीसरी एक और अहम बात है जो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी जानकारी करना जरूरी हो जाता है, वह यह है कि हम यह पता करें कि इस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई सिविल प्रोसीडिंग तो किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। उसके लिए हम दो रास्ते अपना सकते हैं। अगर दीवानी का हमें पता करना है तो ई कोर्ट्स वेबसाइट आती है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस की जानकारी रहती है। एक तो हम केस नंबर के जरिए पता कर सकते हैं, दूसरा हम पार्टी नाम के जरिए पता कर सकते हैं। केस नंबर हमें पता नहीं होता, ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं, जो व्यक्ति अपने आप को ओनर क्लेम कर रहा है, उसका नाम डाल के और ई कोर्ट्स वेबसाइट की उस डिस्ट्रिक्ट में जाके हम मुकदमे की स्थिति देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोकल लेवल पे अगर कोई एडवोकेट है जो प्रैक्टिस कर रहा है उसकी मदद लेकर के भी हम ये पता करवा सकते हैं कि इस नाम से इस सिविल कोर्ट में कोई केस तो पेंडिंग नहीं है। साथ ही साथ अगर सिविल कोर्ट के अलावा तहसील वगैरह एसडीएम की कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग है तो वहां भी हम किसी एडवोकेट की मदद लेके उसका इंस्पेक्शन करा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भाग दौड़, थोड़ा सा एक्सपेंसेस जरूर आ जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फेयर है और साफ है, उसमें किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है। इसके बाद दोस्तों एक और अहम मुद्दा है जिसको की बात करना जरूरी है, वह यह है कि एक शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी होती है। यानी मसलन कि अगर चार भाई हैं, उन चार भाइयों के बीच में कोई प्रॉपर्टी है और आपस में बंटवारा नहीं हुआ है, आप किसी एक भाई की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आप उसका शेयर तो खरीद सकते हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट वेस्ट की तरफ है, इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक कि उनका लीगली बंटवारा ना हो जाए, कोर्ट के जरिए पार्टीशन ना हो जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें सह मालिक हों, कई लोग जिसमें हिस्सेदार हों, ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद के जो साइट मैप होता है उसको बनाने में दिक्कत होती है और वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले इनकी जानकारी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस तरीके के भी मामले आते हैं, मैं प्रैक्टिस में हूं, तमाम मामले ऐसे आते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा बार कई व्यक्तियों द्वारा बेचा गया और उसकी सेल डीड होती चली गई, बाद में मुकदमे हुए, वो अलग बात है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने उसको खरीदा वो व्यक्ति उसमें फंसते गए, उनका पैसा फंसता गया। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने के संबंध में जिनको मैंने आप तक पहुंचाया। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।